हेलो व्यूअर्स। आप लोगों को अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का बताने जा रहा हूं, जो शुक्रवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं के विषय में बताया है। उसके लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, तो सभी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा जानकारी आप लोगों के लिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने जमानत के लिए दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में अपीलकर्ता नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 20B(2)(C) के तहत दर्ज अपराध के सिलसिले में 3 फरवरी 2012 में हिरासत में हैं। अपीलकर्ता और सहयोगी गंगेश कुमार ठाकुर के पास विशेष रूप से 23.8 किलोग्राम गांजा था और वे उसका परिवहन कर रहे थे। अपीलकर्ता और उनके सह अभियुक्त गंगेश कुमार ठाकुर ने सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित मुकदमे में जमानत पर रिहाई के लिए आवेदन दायर किया था, जिसे उस कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन खारिज करने के आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट के समक्ष अपनी पहली जमानत याचिका दायर की, जबकि यह लंबित था। सह अभियुक्त गंगेश ठाकुर ने भी हाई कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने गंगेश कुमार ठाकुर की ओर से दायर जमानत याचिका मंजूर कर ली। हालांकि अपीलकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने चंद शशि बनाम अनिल कुमार वर्मा के मामले पर गौर किया, जिसमें पति ने वैवाहिक कार्यवाही के स्थानांतरण की मांग करने वाली अपनी पत्नी की प्रार्थना का विरोध करने के लिए एक मनगढ़ंत दस्तावेज दायर किया था। वादी को न्यायालय की अवमानना का दोषी माना गया था। पीठ ने केडी के मामले पर गौर किया। शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य, जहां यह देखा गया कि यदि आवेदक सभी भौतिक तथ्यों का निष्पक्ष और सही तरीके से खुलासा नहीं करता है, उन्हें विकृत तरीके से बताता है और अदालत को गुमराह करता है, तो अदालत के पास सुरक्षा करने की अंतर्निहित शक्ति है। स्वयं और नियम का निर्वहन करने की, अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और गुण दोष के आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ाने से इनकार करने के लिए यदि अदालत उस आधार पर याचिका खारिज नहीं करती है, तो अदालत अपने कर्तव्य में विफल होगी। वास्तव में ऐसे आवेदक पर अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि प्रधाननी जानी बनाम ओडिशा राज्य मामले में सीआरपीसी की धारा 438 और 439 के तहत जमानत आवेदनों को सूचीबद्ध करने के संदर्भ में स्थायी आदेश जारी किया गया था। यह निर्देश दिया गया कि स्टाम्प रिपोर्टिंग अनुभाग उसी एफआईआर से उत्पन्न किसी भी जमानत आवेदन का पहले ही निपटारा कर दिए जाने के मामले में सत्यापन करेगा। स्टाम्प रिपोर्टिंग अनुभाग पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा। बाद की जमानत अर्जियों को उसी न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना है। हालांकि उस न्यायाधीश की अनुपलब्धता या सेवानिवृत्ति के मामले में वैकल्पिक प्रणाली प्रदान की गई है। भविष्य में किसी भी भ्रम से बचने के लिए पीठ ने दिशा निर्देश जारी किए, जिनका उल्लेख जमानत देने के लिए दायर आवेदन में किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है। नंबर 1, याचिकाकर्ता द्वारा दायर पहले जमानत आवेदन में पारित आदेशों का विवरण और प्रतियां, जिन पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। दूसरा है याचिकाकर्ता द्वारा दायर किसी भी जमानत आवेदन का विवरण, जो किसी भी अदालत में संबंधित अदालत के नीचे या हाई कोर्ट में लंबित है, और यदि कोई भी लंबित नहीं है तो उस आशय का एक स्पष्ट बयान देना होगा। इस अदालत ने पहले ही प्रधाननी जानी बनाम ओडिशा राज्य में पारित आदेश के तहत निर्देश दिया है कि एक ही एफआईआर में विभिन्न आरोपियों द्वारा दायर सभी जमानत याचिकाएं एक ही न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध की जानी चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए हैं या ट्रांसफ़र हो गए हैं।
या अन्यथा मामले की सुनवाई करने में असमर्थ है। आदेशों में किसी भी स्थिति से बचने के लिए प्रणाली का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। यदि जमानत आवेदन के शीर्ष पर या किसी अन्य स्थान पर जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो, यह उल्लेख किया गया है कि जमानत के लिए आवेदन या तो पहला, दूसरा या तीसरा है, और इसी तरह ताकि अदालत के लिए इसमें दिए गए तर्कों की सराहना करना सुविधाजनक हो, वह प्रकाश यदि आदेश में इस तथ्य का उल्लेख किया जाता है तो यह अगले हाई कोर्ट को उस आलोक में तर्कों की सराहना करने में सक्षम बनाएगा। अदालत की रजिस्ट्री को विचाराधीन अपराध मामले में निर्णय या लंबित जमानत आवेदन के बारे में सिस्टम से उत्पन्न एक रिपोर्ट भी संलग्न करनी चाहिए। निजी शिकायतों के मामलों में भी इसी प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में दायर सभी मामलों को विशिष्ट नंबर दिए जाते हैं, भले ही कोई FIR नंबर न हो। जांच अधिकारी अदालत में राज्य वकील की सहायता करने वाले किसी भी अधिकारी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह विभिन्न जमानत आवेदनों या उसी में अन्य कार्रवाइयों के संदर्भ में अदालत द्वारा पारित आदेशों, यदि कोई हो, उसे अवगत कराए। अपराध का मामला और पक्षों की ओर से पेश होने वाले वकीलों को वास्तव में न्यायालयिक अधिकारियों की तरह आचरण करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सुझावों का उद्देश्य कानूनी कार्रवाई में अधिक दक्षता लाना और जमानत आवेदन जमा करने में अनियमितताओं को रोकना है, खासकर उन मामलों में जो अभी भी मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं या सजा के निलंबन से जुड़े हैं। उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने अपील खारिज कर दी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, वॉच करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।